आपके साथ प्राची पाराशर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय बुंदेलखंड दौरे पर हैं। यहां उन्होंने ललितपुर में बंडई बांध परियोजना का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया। सीएम के मुताबिक इस परियोजना से करीब 5000 किसानों को फायदा पहुंचेगा। इस दौरान सीएम हर घर हर नल योजना के बारे में बताना नहीं भूले। सीएम ने ललितपुर में जल्द एयरपोर्ट के शुभारंभ और मेडिकल कॉलेज मुहैया कराने की बात कही। वहीं दूसरी तस्वीर झांसी की है। सीएम योगी जालौन और ललितपुर का दौरा करने के बाद झांसी पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने झांसी मंडल की 1700 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बुंदेलखंड का हर क्षेत्र में विकास किया है और अब डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड के विकास का केंद्र बिंदु है। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर स्ट्रॉबेरी की खेती का जिक्र किया। बहुत सारी विकास की योजनाओं को आज यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधि और प्रशासन ने, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने मिलकर के, जिससे यहाँ पे हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाई जा सके, इसके लिए तमाम प्रकार की कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है। और भाइयों बहनों, उसी कार्य के लिए चाहे वो सड़क के मार्ग हो, चाहे वह पेयजल की सुविधाएं हो, चाहे वह स्वास्थ्य की सुविधा हो, चाहे वह कोई भी अन्य योजना हो, ढेर सारी संभावनाएं इस धरती पर है। डिफेंस कॉरिडोर इसी उद्देश्य से उसका केंद्र बिंदु हम लोगों ने यहां पर बनाया है। आप याद करिए, जब झांसी की धरती पर फाइटर विमान बनेंगे और ये फाइटर विमान दुश्मन की धरती पर जाकर के दुश्मन के अड्डों को ध्वस्त करने का कार्य करेंगे और झांसी का नौजवान जब दुश्मन की छाती को रोंदता हुआ दिखाई देगा तो झांसी का स्वागत करने का फिर से रानी लक्ष्मीबाई के रूप में वह तेज और एक बार फिर से दुनिया देखेगी। सीएम योगी ने इस दौरे पर जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने यहां हो रहे कामों को बारीकी से देखा। वो अफसरों से अपडेट लेते नजर आए। उनका कहना था कि एक्सप्रेसवे के रूप में बुंदेलखंड के लोगों का सपना साकार हो रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर झांसी की है, जहां सीएम योगी ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल घर घर जल योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी के साथ तमाम अफसर और जल मंत्री भी थे। यहाँ सीएम ने तमाम सौगातें दी। इसी दौरे पर सीएम योगी झांसी में शिक्षक के नए अवतार में दिखे। दरअसल सीएम योगी यहां जीआईसी स्कूल पहुंचे थे, जहां सरकार की ओर से अभ्युदय योजना के तहत सिविल सर्विस परीक्षाओं के लिए क्लास लगी थी। सीएम योगी यहां निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां सीएम योगी भी शिक्षक की भूमिका में नजर आए और उन्होंने भी क्लास लगा ली। एबीपी गंगा की खबर को पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा है कि मां गंगा की सेवा में काशीवासियों के समर्पण भाव ने एक बार फिर मुझे अभिभूत कर दिया। 84 घाटों पर चलाए गए महाअभियान में कई टन कचरा साफ किया गया। इस मुहिम में जुटे सभी अधिकारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम जनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। पीएम मोदी ने वाराणसी के 84 घाटों पर स्वच्छता अभियान पर खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है, मां गंगा की सेवा में काशीवासियों के समर्पण भाव ने एक बार फिर मुझे अभिभूत कर दिया। 84 घाटों पर चलाए गए महाअभियान में कई टन कचरा साफ किया गया। इस मुहिम में जुटे सभी अधिकारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आमजनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एबीपी गंगा की खबर को ट्वीट किया पीएम मोदी ने और खुशी जताई, तो दूसरी तरफ वो आप खबर देख रहे हैं जिसमें लोगों ने आपसी सहयोग से तमाम 84 घाटों को साफ करने की कोशिश की। मुरादाबाद पहुंचे यूपी के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने 22 करोड़ 36 लाख रुपए के 52 विकास कार्यों का शिलान्यास और 8 का विकास कार्यों का लोकार्पण किया।
नगर विकास मंत्री ने लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम के बाद नगर निगम के अधिकारियों के साथ मुरादाबाद में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को और बेहतर विकास कार्य करने के निर्देश दिए। नगर विकास मंत्री ने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ भी पंचायत चुनाव को लेकर बैठक की। इसके बाद नगर निगम सफाई कर्मचारी की परिवार की महिलाओं को सम्मानित भी किया। भाजपा सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष मामले में आज वीडियो जारी करने की मानो होड़ लग गई हो। सबसे पहले अपनी सफाई में आयुष ने एक वीडियो जारी किया जिसमें आयुष ने अपनी पत्नी अंकिता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अंकिता की शादी पहले ही हो चुकी है। ये सच जानने के बाद अंकिता ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। आयुष का वीडियो जारी होने के बाद अंकिता सिंह मीडिया के सामने आई। अंकिता ने आयुष पर कई गंभीर आरोप लगाए। अंकिता ने कहा कि आयुष के खिलाफ उसके पास काफी सबूत हैं जो पुलिस के सामने वो पेश करेगी। वहीं आयुष के बड़े भाई विकास किशोर और आयुष की मां जयदेवी ने अंकिता पर आयुष को फंसाने के आरोप लगाए। इसके बाद चंदन गुप्ता का वीडियो वायरल हुआ। चंदन गुप्ता ने आरोप लगाया कि आयुष ने उससे लाखों रुपए उधार लिए और जब पैसे वापस मांगे तो हमें फंसाने के लिए साजिश रची। आपको बता दें कि 2 मार्च की रात आयुष को गोली लगी थी। पुलिस की पूछताछ के दौरान आयुष और उसके साले ने बताया था कि कुछ कार सवार लोगों ने उसे गोली मार दी है। हालांकि पुलिस की जांच में मामला खुद पर गोली चलाने का निकला, जिसके बाद से ही आयुष फरार। आयुष का जो वीडियो वायरल हुआ है तो वो हम लोगों ने भी सबने देखा, क्योंकि मेल उसने सबको किया है, सारे न्यूज़ पत्रकारों को भी किया है। ये उसकी जो उसके साथ घटना घटित हुई है 6-7 महीने में, उसने पूरी सच्चाई बताई है। उसके साथ जो इतने दिनों से हो रहा था, इतने महीनों से हो रहा था, उसने अपना पक्ष रखा है और उसने बोला भी है कि वो लखनऊ आ रहा है। तो वो आके बाकी का सारा बयान जो है पुलिस प्रशासन से और उनके बीच में सब कुछ करेगा। वो मेरा बेटा जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से मेरे बेटे को उसने फंसाया। मेरे सांसद जी कोरोना में थे, हम लोग उसी में सारा घर लगे रहे और मेरा बेटा आता था, देख करके चला जाता था। तो मैंने कहा कहीं दोस्तों मित्रों के यहाँ रुकता था, मगर उस लड़की, मेरे बच्चे की 19 साल की उम्र है, उस लड़की की 25-26 साल की उम्र है। तो मेरे बच्चे को ऐसा चंगुल में फंसाया कि मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया। वो जानती थी कि ये सांसद हैं, विधायक हैं, तो इनके पास बहुत ज़्यादा सब चीज़ होगा और इसके बेटे को चुंगल में फंसा लेंगे तो मैं कल कदा इनकी बहू बन के रहेंगी। जब शादी ना हुआ ना ब्याह हुआ तो किस चीज़ की मेरी बहू। आयुष की पत्नी अंकिता ने आयुष पर गंभीर आरोप लगाए। अंकिता ने कहा था कि आयुष ने उससे मारपीट की और उसे अक्सर प्रताड़ित किया करता था। इसके अलावा अंकिता ने कहा कि आयुष उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते अंकिता ने खुदकुशी की धमकी दी। इसके बाद पुलिस एहतियात के तौर पर अंकिता के घर पहुंच गई। पर मेरी दर्ज नहीं हुई है, उन्होंने मना कर दिया। पहले FIR होती है, फिर जांच होती है। उन्होंने बोला पहले जांच होगी फिर FIR होगी। मैंने कहा ठीक है, मत करिए FIR। अब दर्ज उन्होंने नहीं करी है। पूरी तरीके से प्रशासन उनके पिताजी के दबाव में है जी। आयुष ने और आयुष के घर वालों ने आयुष के ऊपर प्रेशर डाला और आयुष ने मुझे प्रेशर किया कि मैं बयान बदलूं, नहीं तो मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे जाएंगे, मैं फंसा दी जाऊंगी। जो कि यहाँ पे FIR दर्ज नहीं हुई मेरी, तो मैं बस आगे जा रही हूँ और जहाँ तक लड़ पाऊंगी लड़ूंगी, आगे देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में हुए चीनी मिल घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में ईडी ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को अटैच किया है। ये कार्रवाई सहारनपुर के पूर्व विधान परिषद सदस्य मोहम्मद इकबाल के खिलाफ की गई है। ईडी ने मोहम्मद इकबाल की 7 संपत्तियों को अटैच किया है। आपको बता दें कि मामला पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल का है, जब साल 2010 से लेकर 2011 के बीच करीब 11 चीनी मिलों को औने पौने दाम पर बेचने का आरोप लगा था। इस दौरान राज्य और केंद्र सरकार को करीब 1179,000 करोड़ रुपए के नुकसान का आरोप है। हालांकि कुल 21 से ज्यादा चीनी मिल को बेहद कम दाम पर बेचा गया था। ये घटना 7/10/2015 की है। इस मामले की जो वादी हैं सरफुद्दीन, उनकी पत्नी अमीना अपने घर में वुज़ू बना रही थी लगभग शाम 6 बजे। तो इस मुकदमे का जो लईक है, जिसको आज आजीवन फांसी सजा हुई है, वो पेशाब करने लगा। उन्होंने मना किया, गलत बात है, किसी बात पे कहा सुनी हुई। वो गया अपने एक दोस्त उमर को, जिसको आज यहाँ पे जीवन कारावास हुआ है, उसको लेके आया और छुरे से उनके 4 पुत्रों को, जो कि आपस के चेहरे भाई थे, 2 सगे और 2 सगे, उनको मौत का घाट डाल दिया। इसी में आज लईक को जन्म दिया गया है। और
कानपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 4 भाइयों की हत्या मामले में मुख्य आरोपी लाइक को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि एक और तस्वीर उमर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये घटना चांदा थाना क्षेत्र के कोयरीपुर कस्बे की थी, जहां 7 अक्टूबर 2015 को लाइक ने अपने साथी उमर के साथ मिलकर अमीना के 2 बेटों जौहर और गौहर जबकि भतीजे मोइनुद्दीन और जावेद पर चॉपर से हमला किया था, जिसमें 2 की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि 2 की इलाज के दौरान लखनऊ के अस्पताल में मौत हो गई थी। दरअसल अमीना के घर के सामने लईक टॉयलेट कर रहा था, जिसका अमीना ने विरोध किया। बस इसी विवाद के बाद लईक और उसके साथी ने इस वारदात को अंजाम दे दिया था। कानपुर के हैलेट अस्पताल में सैलरी नहीं मिलने से परेशान आउटसोर्सिंग कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि हम 4 महीने से बिना वेतन कोविड ड्यूटी कर रहे हैं, साथ ही हमने कोरोना पॉजिटिव शवों का अंतिम संस्कार भी किया। इनके मुताबिक सैलरी के मामले में कंपनी हमेशा ही विवादों में रहती है, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रशासन इस विवादित कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने पैसे लेकर नौकरी देने का भी आरोप लगाया। धनमेरठ मंडल के नए कमिश्नर सुरेंद्र सिंह चार्ज संभालते ही एक्शन में हैं। उन्होंने सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की मुहिम शुरू कर दी है। इसके तहत वो आज अचानक आरटीओ दफ्तर पहुंच गए, जिसके बाद यहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान उन्होंने अफसरों और कर्मचारियों के अलावा यहां आए लोगों से लाइसेंस और फीस से जुड़ी बातों के बारे में पूछा, साथ ही फाइलों को चेक किया। इस दौरान दलालों में हड़कंप मच गया। आरटीओ कार्यालय की जो पुरानी तस्वीरें थी दिमाग में कि चारों तरफ भीड़ भाड़, लोग अफरा तफरी, बहुत ही गंदगी, कोई सिस्टम नहीं, तो यहाँ आज देखने को मिला कि सारी चीज़ें बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही सिस्टमेटिक, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका रिवैम्प हुआ है, रिनोवेट हुआ है और उसको साइंटिफिकली किया गया है, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कन्वीनियंस हो। लेकिन जो लोग बाहरी किसी के चक्कर में पड़ रहे हैं, अभी भी वो संख्या कम हो गई है काफ़ी, लेकिन उनको जागरूक करने की आवश्यकता है। प्रदेश में हिस्ट्री शीटर हो या भूमाफिया, सबके खिलाफ अभियान जारी है। महोबा में 13 फरवरी को वकील मौत मामले में आरोपी भूमाफिया और हिस्ट्री शीटर छत्रपाल यादव और उसके गुर्गों के खिलाफ डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन ने उसके आलीशान निर्माणाधीन होटल चौधरी अन्नपूर्णा गार्डन को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है। इस दौरान पुलिस ने ढोल बजवाया और खुद माइक से अनाउंस किया। इसके बाद इमारत पर नोटिस चस्पा किया गया। हिस्ट्री शीटर चौधरी छत्रपाल यादव और उसके गुर्गों के खिलाफ वरिष्ठ वकील मुकेश पाठक ने इनसे परेशान होकर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट में वकील ने छत्रपाल, उनके भतीजे विक्रम यादव और गुर्गों पर रंगदारी वसूलने का आरोप लगाया था। जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय द्वारा अंतर्गत धारा 14(1) अधिनियम गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण 1986 एक्ट के तहत ये कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। एक चीज़ बता दूं कि इसमें जो है छत्रपाल की चल संपत्ति में एक फॉर्च्यूनर कार है, अल्टो कार है और स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है, और छत्रपाल की अचल संपत्ति में 9, जिसमें चौधरी ग्रेनाइट और 9 प्रॉपर्टियों का उल्लेख है, और सास जो है छत्रपाल जी की सास हैं ज्ञान देवी, उनके 13 प्रॉपर्टियों का तथा नीरज यादव की 15 प्रॉपर्टियों का और एक अभियुक्त है विक्रम सिंह, उनकी 1 प्रॉपर्टी का कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। 14 की कार्रवाई की जा रही है। डीएम साहब का आदेश पारित हुआ है, जिसमें उनकी संपत्तियां छत्रपाल यादव की और उनके रिश्तेदारों की संपत्तियां जब्त की जा रही है। एसडीएम साहब के साथ हम लोग यहाँ पूरी फोर्स के साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उपस्थित हैं। अब बात मथुरा की, जहां पीएफआई एजेंट फिरोज खान और अंसद बदरुद्दीन की आज कोर्ट में पेशी हुई। एडीजे प्रथम कोर्ट ने एसटीएफ को अंसद बदरुद्दीन और फिरोज खान को 2 दिन तक रिमांड पर रखने की अनुमति दी है। कल भी वारंट के जरिए लखनऊ जेल से मथुरा कोर्ट लेकर एसटीएफ आई थी। बता दें कि पीएफआई नेता रऊफ शरीफ से फिरोज खान और अंसद बदरुद्दीन के तार मिले हैं। रऊफ शरीफ सहित उसके 5 साथी अतिकुर रहमान, मसूद अहमद, आलम, सिद्दीकी कप्पन मथुरा जेल में बंद हैं। विदेशी फंडिंग के जरिए हाथरस में दंगा फैलाने की साजिश रचने और देशद्रोह का गंभीर आरोप है। लखनऊ में हुक्का बार से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां बिलाल नाम का एक शख्स हुक्के का धुआं वैध पिस्टल से उड़ा रहा है। इस शख्स ने इसकी तस्वीर इंस्टाग्राम पर अपलोड की। ये मामला इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के खुर्रम नगर का है, जिसके बाद इंदिरा नगर पुलिस ने बिलाल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है और वो पहले भी कई बार जेल जा चुका है। वहीं इस दबंग को छुड़वाने के लिए थाने पर उसके समर्थकों का जमावड़ा भी लगा है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। खबर आपकी, सुबह आपकी।